नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके सामने हाजिर है। आपका एक नया पेपर है, उसका सोल्यूशन लेके। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर आपने वहां पर जो पिछला पेपर करवाया उससे पहले भी एक पेपर आपका लगा था और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें वहां पर सोल्व करवा दीजिए। तो मैं इंग्लिश के पूरे क्वेश्चंस ही आपको वहां पर सोल्व करवाने जा रहा हूं। जैसा कि आपके सामने आपने देखा होगा, यहाँ पर ये रीट पात्रता परीक्षा 2025 है, इस हिसाब से आपका टेस्ट लिया गया। और टेस्ट वाले पेपर में अगर आप गौर करते हो तो यहाँ इस टर्म के अंदर आपने देखा हो तो इसमें अपने पास में 45 क्वेश्चन थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस अपन करने वाले हैं आपका लेवल 1 का, लेवल 2 का। और ये कब लिया गया था आपका? 22 दिसंबर 2024 को लिया गया था, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं अपन 1 बाय 1 कर रहे हैं। आपने जो पेपर अगर दिया हो किसी बच्चे ने या फिर देखा हो तो ये क्या आपका माइनर 06 के नाम से था, ठीक है। तो इसी पर चर्चा अपन करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए बिना अपना सवाल लेकर आते हैं। लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश में आपके वहां पर इतने क्वेश्चन दिए गए। रियल में पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस के लेवल पर 15 क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा के दिए गए ताकि बच्चा आराम से टॉपिक्स को तैयार कर पाए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आईपीए। तो बेटा जी पहली बात तो ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है कौन सा? आईपीए। आईपीए का फुल फॉर्म आप लेते हैं, क्या बनता है आपका? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन बनता है, और कुछ जगह इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट भी कहा जाता है। तो कहने को अपने पास में वहां पर आप गौर करिएगा, आपके जो लेटेस्ट अल्फाबेट में वो 26 होते हैं, लेकिन साउंड्स होती हैं वो साउंड्स कितनी होती है वहां पर? 44 होती हैं। और इन साउंड्स को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे तो वो कितने हैं आपके? 24 हैं। और जब वहां पर अपन वावल साउंड की बात करेंगे, पर वाउल साउंड्स वाला जो हिस्सा है उसमें अपन 24 की बजाय कितने लेंगे आपके? 20। और इसके अंदर भी दो टुकड़े हैं। एक कौन सा बताओ? आपका प्योर वाउल है। प्योर वाउल वाले में कितने हैं आपके? 12 हैं। और जो आपका डिप्थोंग वाला है उसमें अपन लेंगे तो वो कितने बताओ आपके? 8 हैं। इस तरीके से टुकड़े आपके बटे। अब गौर ये करो यहां पर, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आईपीए। अब उसमें कंप्लीट साउंड पूछे, आपके टुकड़े वहां पर नहीं पूछे, तो सीधा सीधा जवाब कि हमारे पास टोटल साउंड्स कितने हैं? 44 हैं। ये 24, 12, 8 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी डिप्थोंग साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आईपीए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस करवाया कि ये जो साउंड्स हैं इनको चेक करिएगा। ये साउंड्स बेटा कैसे हैं आपके वहां पर? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, व्यंजन की ध्वनियां हैं आपकी वहां पर, ठीक है। और दूसरे टर्म पे अपन जाते हैं तो ये जो साउंड अपने पास में आते हैं ये कॉन्सोनेंट की बजाय बताओ किस में जाएंगे आपके वहां पर? वाउल साउंड्स में जाएंगे। और वाउल में भी ये किस में जाते हैं आपके? प्योर वाउल्स में जाते हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इसे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे बताओ? आपका मोनोप्थोंग कहा जाएगा। और ये वाले जो हैं इन्हें अपन अलग शब्दों में क्या कहेंगे? ग्लाइड कह देंगे। या फिर अलग से अपन क्या कहना चाहते हैं आपका? इसे वहां पर डिप्थोंग का नाम वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मोनोप्थोंग्स है या फिर आपका वहां पर डिप्थोंग्स है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डीलिंग वहां पर की जाएगी। क्लियर? अपने पास में इधर वाला कॉन्सोनेंट साउंड्स है, उधर वाला आपका वहां पर क्या है? प्योर या फिर आपके वहां पर ग्लाइड में टुकड़े में बटेगा आपका वहां पर। अब आप गौर करो, डिप्थोंग वाला किस में है? ग्लाइड वाले में है। मोनोप्थोंग वाला किस में है? प्योर में। तो ये जो वर्ड है थोड़े से अटपटे होते हैं ना, वहां पर आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। चेक कर लीजिएगा। यहां मेरे पास में साउंड्स कौन सा पूछता है आपका? टोटल वाला कितने हैं? 44 हैं। लेकिन अब जो मेरा सवाल है उसमें क्या पूछ रहा मुझसे? तो डिप्थोंग्स देख लीजिएगा, अभी बोला है। मोनोप्थोंग्स कितने हैं आपके? 12 हैं। डिप्थोंग्स कितने बताइए आपके वहां पर? 8 वाले पार्ट हैं। डिप्थोंग में डीआई जुड़ा हुआ है बेटा, तो डीआई का मतलब किसे लिया जाएगा? जो डबल से है, 2 से वहां पर बोला जाएगा। तो इसका जो अपन पैटर्न लेंगे वो संख्या में कितना आना चाहिए आपका वहां पर? 8 आना चाहिए। अब थोड़ी सी जानकारी अगर आप इसके बारे में रखते हो तो आपको परेशानी वहां पर नहीं होनी है। अब एक एक करके ये सवाल अपने नॉलेज में आप अटैच करते चलिएगा, इसे इनहांस करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। व्हाट आर द डिप्थोंग्स? कि डिप्थोंग्स हैं वो होते क्या हैं? तो अभी मैंने कहा था डिप्थोंग्स हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा देखिएगा, ये है पार्ट। ये पार्ट जो डीआई आपका बनता है ये एक्चुअल में कितने के लिए आता है? 2 के लिए आता है, ठीक है। और जब 2 साउंड्स मिलती हैं, 2 प्योर वाउल साउंड्स मिलती हैं आपकी, उनको मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो 2 क्या जोड़ेंगे अपन आपके वहां पर? प्योर वाउल साउंड्स। 2 आपकी शुद्ध स्वर ध्वनियां हैं, अगर उनको जोड़ते हैं आप तो उनको मिलाकर क्या बनता है आपका वहां पर? डिप्थोंग बनता है। तो आप गौर करें इसमें कौन सा रहेगा, इजीली पता चलेगा। जितना मटेरियल मैं आपको देता हूं उसको अगर आप ढंग से पढ़ पाते हैं तो उसके बाद में एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे बताइए, प्योर वाउल साउंड्स हैं,
बिल्कुल प्योर है, एक से ज्यादा है, लेकिन दो की बात बताई ना। अब ये तो दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, तो यहां तो क्लैरिटी नहीं आई। ये तो दो से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। प्योर कॉन्सोनेंट साउंड्स बिल्कुल नहीं है, कॉन्सोनेंट का इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, सेमी वाउल साउंड्स, अर्ध स्वर वाला, वो तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये इसके आसपास नहीं आएगा। तो रियल में अपना आंसर क्या बनना चाहिए? जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन कितने का है? दो का है। दोनों क्या है? प्योर है। दोनों ही क्या है? आपके वाउल साउंड्स हैं, उनकी बात यहां पर बताई जाती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वाउल साउंड्स वो किस में जाएंगे? डिप्थोंग्स के अंदर चले जाएंगे। अगली बात पे आ जाएं आप, वहां पर क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द बाइलेबियल साउंड्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नीचे दिए गए साउंड्स में से आपको बाइलेबियल साउंड्स हैं उनको वहां पर छांटना है जी। ठीक है, तो यहां गौर करें एक बार इसके अंदर कि बाइलेबियल साउंड्स होते कौन से हैं। तो बेटा बाइलेबियल साउंड्स वो होते हैं जिसमें दोनों होठ हैं, ऊपरी और जो आपका निचला दोनों होठ हैं वो आपस में टच करते हैं, लाइक दैट। ऐसा जैसे अपन एक साउंड बोल के देखें पै, तो यहां पर दोनों होठ आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। ये जो स्थिति बनती है वो किसमें बनती है? बाइलेबियल में बनती है। आप या तो इसे सीधा याद कर लें, सीधा याद नहीं करते तो आप बोल के देख सकते हैं। जैसे यहां पर साउंड है, बोलने में आए कौन सा? आपका पै, दोनों होठ टच कर रहे हैं, पै। यहां पर बै, दोनों होठ टच कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही क्या है? आपके वहां पर बाइलेबियल हैं। जब इसको देखते हो टै, डै, टै, चै, कै, गै, यहां पर कहीं पर भी आपका होठ टच होने वाली स्थिति नहीं बन रही है ना आपका, तो ये चीजें बाहर हो जाएंगी। अब ये सारे के सारे साउंड बोल के बताता हूं बेटा। पहला साउंड पै है, ये बै है, ये टै है, ये डै है, ये टै है, ये चै है, ये कै है, ये गै है। चै को थोड़ा ध्यान से याद रखने की जरूरत होती है, जो बच्चा फोनेटिक्स में थोड़ा सा नया होता है उसके लिए स्पेशली इसी ढंग से देखना होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, साइड में आके स्क्रीन पर आप आराम से देख लीजिएगा। क्या बोला गया आपका? कि आपको बाइलेबियल साउंड्स हैं उनको ध्यान में वहां पर रखना है। ठीक है, तो बाइलेबियल में अपने पास में अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें केवल जो अगले ने पूछा उसके अकॉर्डिंग अपन जवाब देंगे। तो इसमें पै और बै दोनों किस साउंड में काउंट हो जाएंगे? आपका वहां पर बाइलेबियल में काउंट हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट हैव द साउंड इन इट? ये जो साउंड आपके पास में आता है, तो बेटा यहां पर इस साउंड को जनरली अपन ऐसा कहते हैं, इस तरीके से, या फिर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो रे होता है और ए रे, इस टाइप का जो साउंड आता है उसे इस तरीके से फोनेटिक में लिखा जाता है। जैसे इसको अपन बनाएंगे तो बेटा ये साउंड कैसा है आपका? ऐसा निकलेगा। अब आप कोशिश करें एक बार खुद भी इसका फोनेटिक बनाएं। तो मैं एक दो सेकंड आपके लिए रुकता हूं, 5-7 सेकंड 10 सेकंड जितना भी आपके लिए रुकता हूं। तो आप कोशिश बेटा ये करें कि आपकी तरफ से भी वो साउंड आना चाहिए। तो पहला साउंड मैंने आपको दे दिया है, पहला साउंड बताओ कौन सा है आपका? शर्ट। इसका फोनेटिक बना के देखें और मेरे वाले से मैच कर लें कि सर ये हमारा सही है या फिर नहीं है। कोशिश करना कि आपका सही वहां पर आ जाए। जैसे इसका साउंड बनाऊंगा तो बेटा शे साउंड आएगा, अ साउंड आएगा, फिर आपका टे साउंड आएगा। क्या बना आपका वहां पर? शर्ट। जब इसका लेंगे तो इसका क्या है आपका? बर्ड। कोशिश करें आप वहां पर बनाएं। हां बिल्कुल ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस वाले पार्ट में अगर रे साउंड आपको मेंशनिंग देना हो तो यू कैन डू दैट, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऑप्शन में वो एक ही मिलना है, चाहे वो रे को प्रभावी मानते हुए मिले या रे को वहां पर निष्प्रभावी मानते हुए मिले। फिर आगे वाला पार्ट इसकी अपन बात करेंगे। तो यहां वाले टर्म के अंदर आएंगे तो यहां पर बे साउंड है, फिर आपका अ साउंड है, फिर आपका डे साउंड है। यहां इसमें लेकर चलेंगे तो ये आपका बे साउंड है, फिर आपका ऐसा करके यहां तक भी इसे आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगले पे आ जाएं, इसे पढ़ते हैं। तो ये अपना क्या बनना है आपका बेटा? चर्च बनना है। ठीक है, चर्च में क्या लेंगे? चे साउंड आ गया आपका। ठीक है, अब यहां पर जो चे के साथ में आपका अ साउंड आ गया, फिर आपका क्या है? चे साउंड आ गया। इस तरीके से लिखा जाएगा, चाहे तो हल्का सा इस तरीके से आप ले सकते हैं, ये वाला पार्ट इसे हल्का सा आगे की तरफ आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आप गौर करो इन तीनों साउंड्स के अंदर बेटा क्या आ रहा है? अ साउंड। जो साउंड हमें दिया गया है वो साउंड तीनों में हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आंसर तो डेफिनेटली कौन सा होना है? ये चौथा होना है आपका। मतलब ये चीजें तो कट जाएंगी। इसमें आपका अ साउंड है, इसमें अ साउंड है, इसमें अ साउंड है, तो इसमें नहीं होना है। लेकिन इसका जो साउंड बनेगा ना, वो साउंड क्या बनेगा वो आप देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट में जब आप लेते हैं तो पहली बात तो इसमें जो आपका ओ साउंड आएगा वो अर्धचंद्र वाला होगा। कुछ जगह आपको देखने को मिलता है कि आप पूरा लगा देते हैं या सिंबल को उल्टा यूज कर देते हैं, वो काम आपको नहीं करना है। और ये जो अर साउंड, रे साउंड है ना, इसमें बिल्कुल भी अप्लाई आपका होना नहीं है। तो सीधा सीधा ऐसा लिखेंगे कि ये टे है, ये ओ है और ये आपका च है। तो ये जो साउंड आपको देखने को मिलेगा केवल 3 में मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अपना जो आंसर है वो आंसर कौन सा रहेगा बताओ? आपका टॉर्च, ये वाला जिसमें अर साउंड नहीं है। अगला सवाल जो पेपर का था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द साउंड
और साथ में साउंड देने के बाद में क्या लिखा आपका वहां पर, इसका इसमें है कौन सा, वो केवल आपको चेक करना है। मतलब कौन से में ऐसा साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि चारों का ही आप साउंड वहां पर बना दें। जैसे पहले STITCH आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका अपन बनाते हैं। इसका जो साउंड बनेगा, ये जो बेटा साउंड है इसे थ बोलते हैं। मैं थोड़ा रुकता इसलिए हूं ताकि आप अपना दिमाग लगाएं कि सर हम बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे। इस साइड में लिखता हूं ताकि नीचे वाले साउंड्स हैं वो आपको परेशान ना करें। इसका साउंड हम इस तरीके से लेंगे। इसे क्या पढ़ा जाएगा बेटा आपका वहां पर, स्टिच पढ़ा जाएगा। और जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या है, स साउंड है, ट साउंड है, ई साउंड है और फिर आपका च साउंड है। बताओ क्या बन गया आपका वहां पर, स्टिच बन गया। ठीक है, अगले पार्ट में यहां पर आएंगे तो इसको पढ़िएगा। ये तो लगभग बच्चों ने पढ़ा हुआ आपका बचपन से लेके अब तक। ये चीज आपके पास में बहुत बार काम में आ रही होती है, तो शायद इसमें आप गलत नहीं करेंगे। फोनेटिक सिंबल मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपकी समस्या का हिस्सा वहां पर नहीं बनेगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए, इसका साउंड अगर आप लेते हैं तो इसका साउंड बेटा जी चाहिए आपका वहां पर टाइगर। ठीक है, टाइगर नहीं बल्कि बेटा क्या पढ़ेंगे, टाइगर। और यहां पर लाएंगे तो ट है, ट के साथ में क्या है, आई है, फिर क्या है, गए है, फिर ए है। और इस तरीके से ये चीज आगे की तरफ चली जाएगी। आप चाहें तो ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, ये भी आपके लिए वहां पर छूट रहेगी। ठीक है, ऐसा आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं आपका। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी है, ये भी इसमें आपकी वहां पर लागू की जा सकती है। जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप लिखें। ये क्या बनेगा आपका, टाइगर। फिर है THOUGH, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। लगभग लोग इसे गलत पढ़ते हैं। आप कोशिश करिएगा कि इस वर्ड को आप वहां पर सही पढ़ें। ठीक है, पढ़ के बताइए जरा, वर्ड क्या है। THOUGH का उच्चारण लेंगे ना बेटा, दो नहीं होगा। इसका उच्चारण अपन लेना चाहे ना तो इसका उच्चारण क्या बनेगा वहां पर, दो बनेगा, दो नहीं बनेगा। और इस तरीके से आएगा, ये द है, फिर आपका क्या है यहां पर औ है। इस तरीके से लिखा जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे दोबारा यहां लिख देता हूं ताकि आप गलत ना कर पाए। ये साउंड इसमें कौन सा बनेगा, द वाला। और लास्ट में मेरे पास में आया HEALTH वाला, स्वास्थ्य के लिए जिसे काम में लिया जाता है। ये लगभग लोग हम सही ही बोलते हैं, तो इसमें गलत होने के चांसेस आपके नहीं होने चाहिए। यहां पर वर्ड बनेगा और शब्द आपका रहेगा ये वाला, कौन सा, हेल्थ। और जब मैं इसे फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करूं तो है ए ले और बेटा जी थे, इस तरीके से निकलेगा। तो जो चीज करेक्ट है उसको अपन छांटेंगे। अगले ने पूछा क्या कि निम्नांकित में से कौन से वर्ड में थे साउंड है। देखो इसमें थे नहीं है, इसमें थे नहीं है, इसमें थे नहीं है। तीनों को आप क्रॉस कर दीजिए, तीनों आपके बाहर हो गए। तो ऑटोमेटिकली आप किसकी तरफ बढ़ेंगे, वो कौन सा बताओ, आपका हेल्थ है। ये इसका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, आइडेंटिफाई द ओड वन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इनिशियल साउंड। पहली बात तो यहां चेक करिएगा, इनिशियल का मतलब क्या होता है, जो आपका साउंड कैसा है, स्टार्टिंग साउंड है, शुरुआती साउंड है, बिगिनिंग साउंड है, उसे बताओ क्या कहा जाएगा, आपका इनिशियल कहा जाएगा। ठीक है, तो शुरुआती साउंड में आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है CH। ठीक है, अब इनमें कौन सा साउंड ऐसा है जिस साउंड को आप क्या करें वहां पर आपका सही माने, मतलब जो वहां पर शुरुआत में अलग हो। सही तो चारों ही वर्ड सही हैं, उच्चारण भी चारों अपना देंगे, लेकिन एक्चुअल में शुरू वाला साउंड है वो आपको अलग देखने को मिले तो कैसा देखने को मिलेगा। तो इसका उच्चारण निकाल लें आपका। इसका उच्चारण अगर आप बोलना चाहें तो शुरुआत वाला तो बहुत बच्चे गलत बोलते हैं बेटा आपका, वहां पर इसका उच्चारण क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट नहीं होता बेटा, इसका उच्चारण जब आप पढ़ते हैं तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसा साउंड वहां पर आपका लिया जाएगा। देखो चॉकलेट, अर्धचंद्र वाला भी नहीं बोला मैंने आपका। ठीक है, और लास्ट में लेट नहीं बोला है बेटा, क्या बोला है, लट बोला। इसे थोड़ा सा तोड़ के रख सकते हैं आप वहां पर ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। इस तरीके से इसे पढ़ा जा सकता। क्या बनेगा बताओ, आपका चॉकलेट बनेगा। तो यहां पर आपका च साउंड है, च के साथ में आपका ओ साउंड है, क साउंड है, ल साउंड है, ए साउंड है और फिर क्या आपका ट साउंड है। बता दीजिए क्या बनेगा आपका वहां पर, चॉकलेट बनेगा। चॉकलेट नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा आपका वहां पर, चॉकलेट रहेगा। अगला पार्ट अपन लेंगे तो इस वाले टर्म में क्या बताओ आपका वहां पर च साउंड दोबारा से देखने को मिलेगा। और ये क्या आपका कॉप्ट रहेगा या चॉप्ट रहेगा वहां पर, ये साउंड आपके लिए वहां पर चॉप्ट वाले में रहेगा। मतलब इसमें भी फिर से क्या आना चाहिए बताओ, आपका च साउंड वहां देखने को मिलना चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिए, इस स्थिति विशेष में अपने पास में जब साउंड लेते हैं तो वहां पर साउंड किसका है, च का आ रहा है। ठीक है, अब आप जब चॉप्ट बोलेंगे तो च है, फिर अगला लेंगे चिकन तो भी बताओ आपके पास में क्या बोलो वहां पर,
अरे चिकन में भी तो साउंड कौन सा है, च ही तो साउंड है आपका वहां पर। और फिर कौन सा बताओ, देखिए आपका नीचे वाला, वो अपने आप आंसर आपका वहां पर निकलेगा। तो यहां पहले इसको ले लीजिएगा, जब इसको पढ़ते हैं तो इसका साउंड है वो च से निकल के चो बनेगा, पे आ जाएगा, लेकिन पे के साथ में फिर लास्ट में जब आप लाएंगे तो वो साउंड क्या रहेगा बताओ आपका वहां पर टे वाले में चला जाएगा, ऐसा चॉप्ड चॉप्ड। डे साउंड नहीं निकलेगा बल्कि टे साउंड निकलेगा। इसे अपन पढ़ेंगे तो यहां पर च है, च के साथ में ओ है, ओ के साथ में पे है, पे के साथ में ए है, और फिर क्या है आपका टे, चॉप्ड, मतलब च साउंड निकला। फिर इसकी अपन बात करेंगे तो इसमें भी सी एच है, और सी एच फिर से किसका साउंड दे रहा बताओ आपका, च का साउंड दे रहा है। और जब इसे पढ़ें आप तो इस वाले पैटर्न के अंदर इसका जो टर्म निकलेगा वो कौन सा निकलेगा वहां पर, च का ही निकलेगा। लेकिन इसका आगे का उच्चारण आप गलत कर देते हैं, ये चिकन नहीं होता, इसे क्या कहते हैं, चिकन, चिकन नहीं बनेगा। इसे जब पढ़ा जाएगा तो इसका साउंड बेटा जी क्या निकलेगा आपका, चिकन निकलेगा। अलग अलग कर दीजिएगा, यहां पर च साउंड है, ई साउंड है, क साउंड है, ई साउंड है, फिर क्या इसमें आपका न साउंड है, किसमें चला गया बताओ आपका वहां पर, चिकन। अब ये आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा क्योंकि यहां पर आपका क्या है, च है, च है, च है, तो डेफिनेटली एक तो आंसर होना चाहिए। तो लास्ट वाला है ना, भले ही इसमें अक्षर हमें क्या दिया हुआ है, सी और एच दिया हुआ है, लेकिन इसका जो साउंड निकलेगा वो च की बजाय क्या निकलेगा वहां पर आपका श निकलेगा, ठीक है। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस पैटर्न में इसका उच्चारण अलग आएगा, उसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, शिवलरी। क्या पढ़ेंगे बेटा आपका, शिवलरी, ठीक है। यहां पर ये जो शुरुआती ये आपका थोड़ा सा अलग जाएगा। देखो बाकी में क्या है, चो चो ची, और लास्ट में आते आते यहां पर साउंड क्या बनता है आपका, श वहां पर बनेगा, तो शिवलरी। अब ले के बाद में आवाज नहीं रुकेगा, वह के बाद आवाज थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन ले के बाद में वहां पर आवाज नहीं रुकेगा। तो इसका पैटर्न अपन पढ़ते हैं तो बताओ क्या होना चाहिए आपका, शिवलरी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या बनेगा आपका वहां पर शिवलरी बनेगा। तो अलग अलग लीजिएगा, यहां पर स साउंड है, ई साउंड है, व साउंड है, ए साउंड है, ले साउंड है, रे साउंड है, और फिर क्या है, ई साउंड है। बताओ क्या बना आपका वहां पर, शिवलरी, शिवलरी। इस तरीके से चलेगा। तो यहां पर अपने पास में ये साउंड सेम रहा च, ये साउंड सेम रहा च, ये साउंड सेम रहा च, और यहां पर साउंड अलग हो गया। तो वो साउंड बेटा जी कौन सा है आपका वहां पर, ये वाला, जिसे अपन क्या पढ़ेंगे आपका, शिवलरी, ठीक है। अगले पार्ट पे आइए, नेक्स्ट सवाल, हाउ मेनी एफ्रिकेटिव साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू आईपीए। कि आईपीए के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के तहत, तो अपने पास एफ्रिकेटिव साउंड्स कितने बेटा, वहां पर गौर करना। बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, नो करता है। तो नो वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो किस में है, फ्रिकेटिव है। जब आप फोनेटिक एसोसिएशन है इसके लिए आपका एक टेबल, एक चार्ट बना हुआ देखते हो, तो फ्रिकेटिव वाले हिस्से कितने हैं, नो आते हैं। लेकिन जब आप उसे किस में लेकर जाते हैं, एफ्रिकेटिव या एफ्रिकेट्स में लेकर जाते हैं ना आपका, तो एफ्रिकेटिव या एफ्रिकेट्स के अंदर ये साउंड है वो थोड़ा सा अलग रहे, और यहां पर इनकी संख्या है वो वहां पर नो नहीं होती है, बल्कि 2 के सेक्शन में आती है। तो यहां जब आप इसे पढ़ते हैं तो एक समस्या आपको झेलनी पड़ती है कि कई बार आप कंफ्यूजन में ज्यादा आते हैं। तो आप इसे लिख भी सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं आपका वहां पर एफ्रिकेट्स इन फोनेटिक्स, कि एफ्रिकेट्स है ना वो कौन कौन से वहां पर आपके रहते हैं। तो इसमें च और जय वाले जो साउंड आते हैं उन्हें अपन क्या मानते हैं आपका, एफ्रिकेट्स या एफ्रिकेटिव्स मानते हैं। आप इसे ज्यादा अच्छा तो एफ्रिकेटिव की बजाय क्या लिख सकते हैं बताओ आपका, एफ्रिकेट्स लिख सकते हैं, ठीक है। एफ्रिकेटिव आपकी जुबान पे चढ़ा हुआ है, आप वो याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। लेकिन जनरली चार्ट में जो टर्मिनोलॉजी आती है वो एफ्रिकेट के नाम से आती है। तो वहां पर आपका एक तो च साउंड है और एक दूसरा कौन सा बताओ आपका वहां पर जय साउंड है, ये दोनों एफ्रिकेट्स में शामिल होते हैं। तो जो नो है ना वो बेटा एफ्रिकेट्स में नहीं बल्कि आपका फ्रिकेटिव नेचर में आता है। वो क्वेश्चन आपका रीट ने पहले से पूछा हुआ भी है, तो याद रखिएगा। इसमें 2 सवाल याद रह जाएंगे कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, उसके तहत मेरे पास में जो आपके एफ्रिकेटिव साउंड्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, और फ्रिकेटिव साउंड्स कितने हैं आपके, 9 हैं। मैंने एफ्रिकेटिव लिख भी दिए हैं, कौन कौन सा है, च और जय वाला। यहां चाहे तो आप इस तरीके से हिंदी में इसे नोट कर सकते हैं, ये च साउंड है और ये आपका वहां पर जय साउंड है, ठीक है। अगली बात पे आए, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। अब यहां ये जो सवाल है वो काफी अच्छा बना। इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें जो रियल में कंफ्यूजन है वही डाल दिया गया है कि बच्चा जय साउंड के अंदर परेशानी महसूस करता है, और अगर वो जय साउंड आपको वहां पर पता नहीं है तो आपसे गलती होने के चांसेस क्या होंगे, वहां पर ज्यादा होंगे। अब ये तो बच्चे को पता है कि यहां पर इसका साउंड बनाते हैं ना, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी बच्चा धीरे धीरे टीचर से सुन के सीख जाता
जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर जो लास्ट में जो जय है, वो लास्ट में जय साउंड कौन सा लूं, सिंपल वाला लूं या फिर आपका वाइब्रेशन में लूं, ठीक है। मतलब जहां पर आपके वोकल कॉर्ड से कहीं ना कहीं वाइब्रेट आपके कर जाते हैं वो वाला लेकर आऊं या सिंपल वाला। तो बेटा इसमें लैंग्वेज कहीं पर भी आपका वाइब्रेशन नहीं होता है, ठीक है। एपिग्लोटल स्टेट के अंदर भी कहीं पर भी आपके वोकल कॉर्ड हैं, कहीं थर्राते नहीं है, कहीं पर कंपायमान स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ये सिंपल जय यहां पर आएगा जैसे मैंने लिखा है। अलग अलग करके देखेंगे तो पहले यहां पर क्या है आपके पास में ले साउंड है, फिर आपका आई साउंड है, फिर आपका ng साउंड है, प्रेशराइज भी होगा आपका, यहां पर वे साउंड है, फिर आपका ई साउंड है, फिर आपका जे साउंड है, ऐसा चलेगा। तो ले है, ले के बाद में आई है, फिर आपका अंग साउंड है, प्रेशर कर डालने के लिए गे साउंड इसमें मौजूद रहेगा। फिर यहां पर अपने पास में जो ये वे वाली स्थिति है वो यहां से बनेगी, फिर आपका ई साउंड है और फिर आपके पास में यहां पर क्या बताओ देखें जे साउंड है। तो ये अपना जो फोनेटिक बना वो क्या बनेगा वहां पर आपका लैंग्वेज। एक बार बोल के बताएं, वहां पर लैंग्वेज नहीं होगा बेटा, बल्कि क्या बनेगा आपका वहां पर लैंग्वेज बनेगा। तो जब आप इसे चेक करें तो आप देखो ये तो सरासर गलत हो गया। कौन सा यहां वाले पार्ट में लास्ट का देखो कि गे साउंड आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में ये जे साउंड नहीं होगा, तो कंफ्यूजन यहां बचा ना। तो यहां देखो बीच में आई साउंड, लैंग्वेज, वेज नहीं है बल्कि क्या है लैंग्वेज। यही कंफ्यूजन वहां पर देखने को मिलता है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका वहां पर लैंग्वेज। इस तरीके से मैंने पूरा डिटेल्ड आपको खोलकर बताया है। अगले सवाल पे आए। चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड MACHINE। आपके पास एक स्पेलिंग मैंने बोली है, अगला ये चाहता है कि इस स्पेलिंग का आप मुझे क्या करके दें, बताओ। देखिए आपका वहां पर करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बना के दें। तो ये जैसा जनरली आप बच्चे बोलते हैं ना, वैसा ही वर्ड आपके लिए वहां पर देखने को मिलेगा। इसका उच्चारण अपन लेंगे ना, तो इसका उच्चारण बताओ क्या रहेगा वहां पर, मशीन, ठीक है। मशीन, इतना ई बड़ा साउंड है और मैं के बाद में एक हल्का सा पोज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इसे पढ़िएगा, वहां पर अगर तोड़ के पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। यहां पर मैं साउंड है, मैं के साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है, ए साउंड जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर क्या है आपका शे साउंड है, फिर इसके बाद में क्या है आपका ई साउंड है, फिर उसके बाद में क्या है ने साउंड है। क्या बन जाएगा आपका मशीन, मशीन, इस तरीके से। तो ये देखो ये तो क्या है मशन, मशन नहीं बनेगा ना आपका, वहां पर अपन लिख भी लेते हैं अलग अलग। मैं है, ए है, शय है, फिर यहां पर क्या आपका ई साउंड है, फिर क्या आपका ने साउंड है। इस तरीके से चलेगा। यहां मिला लीजिए, नहीं है ना, ये मशीन नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है मशन। ये क्या है मशीन, ये सीता वाला आ गया ना से, गलत हो जाएगा आपका। यहां पर अपने पास में ये रहा कौन सा अंग, मशिंग, मशिंग नहीं है बल्कि क्या बनेगा आपका मशीन बनेगा। तो फोनेटिकली एक्यूरेसी आपको चाहिए, आपको गणित की तरह मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आपको वहां पर पता होना चाहिए। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट पे आ जाइएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। ये जो शब्द आपके पास आया ये भी आपको वहां पर बहुत बार परेशान करता है, क्योंकि लगभग लोग हैं इसका उच्चारण क्या करते हैं वहां पर गलत उच्चारण करते हैं। तो इसके टर्मिनोलॉजी में अपन आएंगे तो यहां टर्मिनोलॉजी में क्या रहेगा बताओ आपका, देखो देखें यहां इसे बोला जाएगा आपका रेगुलर, रेगुलर नहीं बल्कि क्या पढ़ा जाएगा आपका रेगुलर, इस तरीके से बोला जाएगा। जब इस टर्मिनोलॉजी को आप लेते हैं तो यहां पर ऐसा पढ़ा जाएगा, कौन सा बताओ देखें आपका रेगुलर, इस तरीके से बोला जाएगा। रेगुलर नहीं होगा बल्कि क्या रहेगा आपका रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर साउंड क्या है रे साउंड है, फिर क्या है आपका ए साउंड है, फिर क्या है आपका गे साउंड है, फिर क्या है ये साउंड है, फिर क्या है ए साउंड है, फिर बताओ क्या है आपका ले साउंड है, फिर बताओ यहां पर क्या है आपका ए साउंड है। बताओ क्या बन जाएगा रेगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप अलग अलग लिख दें, रे साउंड है, ए साउंड है, गे साउंड है, ये साउंड है, ए साउंड है, ले साउंड है और फिर क्या बताओ देखिए आपका ए साउंड है। क्या बन जाएगा रेगुलर, रेगुलर। अब आप देखिएगा यहां पर जब जो गलत आपको छांटना होता तो बड़ी आसानी से छांटते हैं। रे आई साउंड नहीं है ना, ठीक है। फिर ले लास्ट में ए साउंड आपका वहां पर नहीं है ना, फिर रोगला नहीं है ना। तो कहीं पर कंफ्यूजन इस सवाल में ज्यादा नहीं है क्योंकि जो ऑप्शन आपके फॉर्म हुए ऑप्शन में ऐसी प्रॉब्लमेटिक इश्यू की बात वहां पर नहीं रहती। तो इसका साउंड क्या रहा आपका वहां पर रेगुलर, रेगुलर नहीं बल्कि क्या बनेगा रेगुलर बनेगा। अगले पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। अब भी आपको एक ही शब्द है उसको आपसे छटवाया गया है तो इसको पढ़ने की कोशिश करें आप कि बताओ क्या दिया गया इसमें आपका। यहां पर टर्म क्या बन रहा है आपका डिजास्टर, क्या बोलेंगे इसे आपका डिजास्टर, ठीक। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये जो शुरू में जो आपका डे साउंड आ रहा है ये परेशान नहीं करेगा आपको, साउंड इसमें परेशान कौन सा कर रहा है जय वाला। तो ये सिंपल जय में नहीं है बल्कि किसमें आपका वहां पर ये नुक्ते वाले में है जिसमें थोड़ा सा प्रेशर भी आपको डालना है, थोड़ा सा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट भी आपके वहां पर करेंगे। तो जब इसे पढ़ा जाएगा तो लाइक दैट ऐसा आएगा डिजास्टर,
डिजास्टर ऐसा लिखा जाएगा। अब यहां अलग अलग कर देते हैं, डे साउंड है, ई साउंड है, फिर आपका यहां पर जे साउंड है, फिर आपका आ साउंड है, फिर आपका से साउंड है, फिर आपका यहां पर टे साउंड है, और फिर बताओ यहां पर क्या है, ए साउंड है। तो क्या बना आपका डिजास्टर, डिजास्टर इस तरीके से। तो अलग अलग लीजिएगा। यहां पर अपने पास में ये टर्म आया तो देखो डिजास्टर हो गया, ई साउंड इसमें नहीं है ना, ठीक है। ये डियास्टर हो गया, ये साउंड इसमें नहीं है, ठीक है। ये डिजास्टर हो गया, ये भी नहीं है। तो यहां पर आंसर कौन सा बनेगा, डिजास्टर। अगर आप एक बार बोल के भी देख लेना तो ऑप्शन से इजीली आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आपका, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड PHONE। देखिए हमारी सोसाइटी में कितनी ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो रही है। इसका साउंड अपन लेंगे तो फोन नहीं है, बल्कि क्या है, फोन है। फोन साउंड इसका नहीं बनता है। जब आप इसे अलग करते हैं तो यहां पर आपका फे साउंड है, फे के साथ में क्या आएगा, अव साउंड है, उसके बाद में क्या है, ने साउंड है, ये आपका फे, ये आपका वहां पर अव साउंड है, और ये आपका क्या है, ने साउंड। बताओ क्या बना आपका, फाउन। अब आराम से छांट लीजिएगा, अपना आंसर ये रहा कौन सा, फाउन। यहां पर तो इसको पढ़ते हैं तो फान ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, या फिर फाउंग नहीं बनेगा, या फाउन नहीं बनेगा। मतलब कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी बनता ना, तो कंफ्यूजन ये बनता, या तो अपने पास में फोनेटिक ऐसा होता, या फिर अपने पास में फोनेटिक है वो ऐसा होता, तो फिर भी हम सोचते कि वहां पर क्या इसमें कंफ्यूजन। लेकिन बाकी तो आप ऑप्शन को तलाश करते हैं तो इजीली आपको पता चलता है, कहीं पर और जगह इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इसमें पेपर सेटर ने बेसिकली इतना जानना चाहा कि बेटा जी आपको फोनेटिक सिंबल्स आ रहे हैं क्या, दैट्स ऑल। अगले की वहां पर आपसे साउंड मांगनी नहीं चाहिए, साउंड आपसे वहां पर पूछनी नहीं चाहिए, केवल इतना पूछना चाहा है कि आप वहां पर इन चीजों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। सवाल ये अच्छा कहेंगे क्योंकि इसमें दो वर्ड मिल गए बेटा आपका, ठीक है। एक वर्ड कौन सा मिला आपका, NEWS न्यूज कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो साउंड अपने पास में बताओ कौन सा आपका, पेपर। इन दोनों को मिलाकर ही तो आपको वहां पर पूछा गया, ठीक है। तो इजीली आप बता दीजिए, दोनों को अलग अलग करके मिला लीजिए या फिर साथ में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका साउंड जब आप लेते हैं तो बेटा जी इसका साउंड ये आएगा न्यूज, और फिर यहां पर टर्म है ना, इसमें गलती मत करना, ये टर्म ऐसा जाएगा न्यूज पेपर। न्यूज पेपर नहीं, न्यूज पेपर, रे पे प्रेशर नहीं है, पेपर सीधा पे भी प्रेशर आपका वहां पर नहीं पड़ेगा। क्या बनेगा बेटा वहां पर आपका, पेपर। ए एक डिप्थोंग, एक ग्लाइड साउंड है आपका, वाउल ग्लाइड है, वो इसमें शामिल होगा। अलग अलग करता हूं, ने साउंड है, ये साउंड है, फिर आपका वहां पर ऊ साउंड है, का वहां पर जय साउंड है, फिर आपका पे साउंड है, फिर यहां पर आपका ए साउंड है, फिर आपका पे साउंड है, और फिर यहां पर क्या है, ए साउंड है। अब इसे लिख दीजिएगा, ने, फिर ये, फिर आपका ऊ, फिर क्या है आपका जय, फिर क्या है पे, फिर क्या है आपका ए, फिर क्या है पे, और फिर क्या है ए। ये क्या बना आपका, न्यूज पेपर। न्यूज पेपर आप मिला लीजिएगा इसमें आपका, देखें यहां वाले क्या है, पाइपर। पाइपर नहीं होगा ना, ठीक है। यहां वाले पार्ट में गौर करिएगा, इसमें क्या पैपा, ऐसा भी नहीं बनेगा। अब दो बचे, ने, और फिर नए के बाद में यहां पर यह, तो ये जो नए नहीं है बल्कि क्या लिख दिया गया, अंग, ठीक है, अंगुज। ऐसा कोई भी साउंड नहीं निकलेगा, ऐसा कोई वर्ड बनता ही नहीं है। यहां शुरू में गलती है, यहां मिस्टेक है, यहां पर आपका यहां मिस्टेक है। तो इसमें जो बैटर आपका रहेगा वो कौन सा है, न्यूज़पेपर। आपको ये थोड़ा थोड़ा यहां पर निकाल के आना चाहिए, जैसे ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा स्पीडी नेचर इसलिए ले रहा हूं कि सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर करवा सकूं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। बहुत अच्छा वर्ड है आपका, थोड़ा लंबा जरूर है वर्ड आपका, लेकिन ऐसा वर्ड अपन बहुत बार बोलते हैं, और जब बोलते हैं ना आपका, तो इस टर्मिनोलॉजी विशेष के अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सवाल क्या है, सिचुएशनल। इसे क्या पढ़ा जाएगा, सिचुएशनल, इस तरीके से बोला जाएगा, सिचुएशनल, सिचुएशनल, सिचुएशनल। मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूं आपका। तो सिच तक दिक्कत नहीं है, ठीक है, वे तक दिक्कत नहीं है, शनल में कई बार आपसे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं से लिखता हूं आपका, जैसे ऐसा पार्ट आया सिचुए, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक आप बच्चे करते हैं, शनल, शनल, ऐसा। मेरे 4-5 बार बोलने के बावजूद भी हो सकता है कुछ बच्चे यहां गड़बड़ी कर दें। इसे पढ़ना सिचुएशनल, सिचुएशनल नहीं,
सिचुएशनल, सिचुएशनल ऐसा पढ़ा जाएगा। अलग अलग कर दें, यहां साउंड से का है, उसके साथ में ई का साउंड है, फिर यहां पर चे का साउंड है, ठीक है, फिर आपका ऊ का साउंड है, उसके बाद में यहां पर आप देखते हैं ए का साउंड है, फिर यहां पर आपका शे का साउंड है, फिर आपका ए का साउंड है, फिर आपका ने का साउंड है, फिर यहां पर आपका ए का साउंड है, और फिर यहां पर आपका ले का साउंड है। बता दीजिए क्या बनेगा वहां पर आपका सिचुएशनल, ठीक है। अब अलग अलग लेते हैं, तो यहां पर टर्म क्या आएगा बताओ आपका से, फिर क्या बताओ आपका ई, फिर बताओ क्या है आपका चे, फिर बताओ क्या है यहां पर आपका ऊ, फिर बताओ यहां पर क्या है ए, फिर क्या है शे, फिर क्या है ए, फिर क्या है ने, फिर क्या है ए, फिर यहां पर क्या है ले। बता दीजिए क्या बनेगा आपका सिचुएशनल, सिचुएशनल। अब एक बार चेक कर दीजिए, यहां पर देखिएगा कि अपने पास में शुरू में जो शे है वो कौन सा बेटा आपका सीता वाला है ना, यहां तो शंकर वाला लिखा हुआ है, तो इससे तो आप क्या कर दें, बाहर कर दें, ठीक है। फिर यहां देखो सीता वाला तो है लेकिन उआ ऐसा कर दिया, इसे आप बाहर कर दें, ठीक है। अब यहां पर चेक करिएगा से, ई, चे, ऊ, ए, ठीक है, शे। अब शे के बाद में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यहां पर ए लगाया नहीं गया है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पास में आंसर आएगा बताओ कौन सा है, पहले वाला। और क्या कह दूंगा इसे मैं आपका सिचुएशनल, बताओ क्या कहूंगा बेटा इसे आपका सिचुएशनल। अब इसमें देखो हल्का सा मिस्टेक, यहां पर शे के बाद में जो स्वा साउंड है, ए साउंड है, वो आपको यहां देखने को नहीं मिला, तो दूसरा ऑप्शन वहां से हट जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर गौर करना, अपने पास में 61 से 67 ऐसा सवाल, ये मान के चलो बहुत आसान होता है, थोड़े से गट्स आपको पता होने चाहिए। अगर हल्के से गट्स है ना तो इसमें आप कभी नहीं फंसोगे। डायरेक्शंस क्या दिए हैं 61 से 67 के, कि रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। नीचे जो आपको सवाल दिए गए उनके लिए पढ़ने के लिए आपको एक कविता दी गई, इस कविता को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पर कॉम्प्रिहेंड करते हुए इसी कविता में से वो जवाब आपके पास में वहां पर आ जाने चाहिए। तो हल्का सा इसकी एक बार आप रीडिंग लगा दें, हल्की सी वहां पर फ्यू सेकंड्स के लिए, उसके बाद में अगली चीज पर अपन वहां पर बढ़ते हैं। देखो जरा थोड़ा सा जल्दी करना ताकि वहां पर आपका टाइम बचे। हल्का सा कोशिश ये करें कि एक साथ आप यहां पर पढ़ें, आपका हल्की हल्की रीडिंग, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, नहीं तो इस पोइम को पढ़ने के लिए मेरे पास में 1.5 से 2 घंटे लगने वाले होते हैं, ठीक है। एक एक बाल की खाल नहीं निकालेंगे, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो जिस तरीके से पेपर में पढ़ते हैं ना उसी तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री। मेरा सोचना है कि मैं कभी भी ऐसी कविता देख नहीं पाऊंगा, पढ़ ही नहीं पाऊंगा जो कि वहां पर उतनी प्यारी है जितनी कि वहां पर आपका एक पेड़ होता है। आपका मतलब पोएम कम लवली है और पेड़ आपका ज्यादा लवली है। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज पास्ट, ठीक है। एक जो ट्री है, एक जो पेड़ है, उसका वहां पर जो भूखा मुंह होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल चलने दो ना, आपका वहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें आपको जाना नहीं है। अगर आप डेप्थ में चले गए तो फिर आप इन चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। प्रेस्ट है तो प्रेस्ट के मायने जो अपन लेते हैं, तो प्रेस्ट क्या होता है बेटा जी आपका वहां पर, हाँ ये चीज आपको आनी चाहिए कि एक्चुअल में ये टर्म है PREST। ये बहुत बार आपके लिए ऐसा होता है कि आप जब इसे पढ़ते हैं तो आप इसके बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं। एक्चुअल में जो चीज किसी भी काम के लिए तैयार होती है, जिसे आराम से आप काम में ले सकते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है बताओ आपका वहां पर प्रेस्ट में आती है, ठीक है। मतलब पहले से जो प्रीपेड नेचर होता है किसमें कहा जा सकता है आपका प्रेस्ट में। तो एक जो पेड़ है उसका जो भूखा मुंह हमेशा के लिए इस चीज के लिए तैयार रहता है, कहां पर, किस चीज को आगोश में लेने के लिए, किस चीज से जुड़ने के लिए, किस चीज के संपर्क में आने के लिए। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोविंग ब्रेस्ट, उसका जो मुंह है वो कहां के लिए तैयार रहता है, पृथ्वी के बड़े ही प्यारे मृदुल मधुर तरीके से बहने वाले वक्ष स्थल की तरफ। पेड़ है, पेड़ की जड़ें कहां से निकल कर आ रही हैं, जमीन से निकल कर आ रही हैं। जमीन क्या बताओ, देखें आपका वहां पर ऊपरी सतह पर आपको दिख ही रहा है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे किसको आप मान सकते हैं, ब्रेस्ट मान सकते हैं। ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, एक पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है हमेशा आसमान की तरफ देखता रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे मानो वो ईश्वर की तरफ देख रहा हो। फास्ट चल रहे हैं अपन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन लेना नहीं है, बहुत ज्यादा समझने के चक्कर में टाइम काफी कंज्यूम होता है। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और वहां पर अपने जो पत्तीदार या पत्तेदार, वहां पर जितनी शाखाएं, उनको यहां पर ब्रांच को आर्म्स माना गया, हाथ माना गया, वो प्रार्थना के लिए ऊपर की तरफ होते हैं, उठते हैं। एक ऐसा पेड़ दैट में इन समवियर, जो कि ग्रीष्म ऋतु है, उसमें क्या करता है आपका अपना कवरिंग डालता है। कवरिंग कैसा, ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, ऐसा मान के चलो कि उसके बालों के अंदर, मतलब उसकी पत्तियों के अंदर, उसकी ब्रांचेज के अंदर रॉबिन है वो क्या बना लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं। अपॉन हुज
हुज बोजम, और जिसकी बोजम मतलब उसके तने के ऊपर अपन देखते हैं स्नो हैज लैन, जो आपकी बर्फ है उसने चादर डाल कवर कर दिया है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, जो अतरंग तौर पर काफी करीबी अंदाज में बारिश के साथ में जीवित रहता है। पोइम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री। जो पोइम्स है, पोइम्स कौन लिखता है? एक अपना कवि कह रहा है कि मुझ जैसा कोई मूर्ख आदमी वो क्या लिखेगा, कविताएं लिखेगा, लेकिन जो ईश्वर है वो कविता नहीं बनाएगा बल्कि क्या बनाएगा, पेड़ बनाएगा। नेचर लवर है आपका, नेचर के बारे में आपका आस्तिक व्यक्ति है, एक ऐसा बंदा जो धर्म में भगवान में ज्यादा विश्वास करता है और भगवान को सुपीरियर वहां पर समझता है और अपना पोइटिक टैलेंट है उसे वहां पर इंफीरियर मानता है, उसकी बात यहां बताई गई। कुल मिला के सीधा सीधा अपना कवि कह रहा है कि मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा, ठीक है, जो कि पोयम है, पोयम से कम सुंदर हो। मैंने ऐसा ही पेड़ देखा जो हमेशा पोयम से ज्यादा सुंदर है, मतलब मेरे पास में ऐसा पोयम नहीं देखा हुआ जो पेड़ से ज्यादा सुंदर हो। ठीक है, दोनों तरफ मैंने बोल दिया। फिर है एक ऐसा पेड़ जिसका वहां पर खुला मुंह है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने अंदर ग्रहण करना चाहता है, और किसकी तरफ गया आपका वहां पर, जो खुले तौर पर धरती का वक्ष स्थल है उससे जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पेड़ जो सारे दिन भर ईश्वर की तरफ देखता रहता है और साथ में अपने पत्तीदार भुजाएं हैं उनको प्रार्थना में ऊपर की तरफ किए हुए रहता है। एक ऐसा पेड़ जो ग्रीष्म ऋतु के अंदर वहां पर जो आपका ऊपर का कवर पहने हुए उसके अंदर रोबिन नामक पक्षी हैं, क्या बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, और जिसका जो तना है उसके ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है, जो अतरंग तौर पर क्या करते हैं, बारिश के साथ जीवित रहते हैं। ऐसी कविताएं जो कि ये लिखी हुई हैं, ऐसा कवि कहता है कि इस जैसा मूर्ख आदमी ही लिख सकता है। एक्चुअल में वहां पर भगवान या फिर ईश्वर है, वो क्या कर सकता है, पेड़ बना सकता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू पोएम व्हाट इज लवलियर देन ए पोएम? कविता के अनुसार अपन देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कविता से ज्यादा प्यारा इसमें कौन है, तो इजीली पता चल रहा है। देखो पहले ही लाइन के अंदर आप देख रहे हो, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। अब जवाब हमें यहां मिलेगा, ए पोएम लवली एज ए ट्री। मुझे उतनी सुंदर कविता देखने को नहीं मिली जितना सुंदर वहां पर कौन है, बताओ आपका, ये ट्री है। तो यहां इस सवाल विशेष में जब आप ट्राई करते हैं तो अपने पास में इसका कंपैरिजन जिससे हुआ वही इसका आंसर है, कौन सा, ए ट्री। यहां पर सन से कोई कंपैरिजन नहीं है, रेन या फिर बारिश है उससे भी इसमें आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, समर से कोई कंपैरिजन नहीं है। पेड़ को वहां पर ज्यादा सुंदर बताया और कविता को कम सुंदर बताया। अगले पार्ट पे आए। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम? नीचे दी गई कविता की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार यूज हुआ है? अगर आप यहां पर कविता नहीं भी पढ़ते तो भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब आपके समझ में आया कि मैंने इतना जल्दी इसको रिसाइट क्यों किया, इतना जल्दी इसकी रीडिंग क्यों लगाई, कि कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है, उसमें ज्यादा टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना है। क्या है? आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज ए ट्री, कि मैंने आज तक ऐसी कविता ना तो पढ़ी है ना देखी है इतनी प्यारी जितना प्यारा क्या होता है आपका पेड़ होता है। तो यहां कंपैरिजन करें, कंपैरिजन किस किस के बीच में है, ए पोएम, और साथ में किसके बीच में है, ए ट्री, ठीक है। और इसका जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो क्या है, लवली है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, और यहां पर कंपैरिजन के लिए जो कनेक्टर डाला गया वो वर्ड कौन सा है, एज। दो अलग अलग चीजों में जब कंपेयर करते हैं, सो लाइक एज की मदद से कंपेयर करते हैं, उसे नाम किसका दिया जाता है, सिमिली का दिया जाता है। तो यहां एलिटरेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इनकी कोई चीज वहां देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात पे आए। नेक्स्ट सवाल, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द अबव पोएम? इस उपयुक्त कविता के अंदर कौन सी चीज है जिसे आपका पर्सोनिफाइड किया गया है, जिसका मानवीकरण किया गया है? एक्चुअल में बेटा जी मानवीकरण होता क्या है, जब आपके पास में नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन में आप क्या डाल दो, आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट डाल दो, ठीक है। जो आपका मनुष्य का गुण है, मानवीय गुण है, वो किस में डाल देते हैं, बताओ, आपका गैर मनुष्य में डाल देते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बताओ, देखिए आपका वहां पर पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो आप इस कविता को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो आपको यहां समझ में आएगा, आपने क्या बोला कि ए ट्री, जिसको क्या दिया, माउथ। माउथ किसके हैं, पशु के भी हो सकता है लेकिन मनुष्य के। दूसरी बात यहां पर गौर करो, अगली बात क्या है, लिप्स हर लीफी आर्म्स, अपने पत्तेदार जो हाथ है, हाथ बता दिए, ये फिर से मनुष्य से जुड़ा। साथ में वियर, पहनने वाला काम मनुष्य करता है, वो उसके साथ में जोड़ दिया।
यहां तक कि उसका बोजम वक्ष स्थल आपका वहां पर बता दिया और साथ में लीव्स रहना बता दिया आपका। तो ये सारे जो गुण हैं वो कैसे हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट हैं और ह्यूमन एट्रीब्यूट किसमें डाल दिए, नॉन ह्यूमन में। और कौन से नॉन ह्यूमन में डाले, अपने ट्री में डाले हैं आपका। तो अपना आंसर यहां पर पर्सोनिफिकेशन में किसका रहेगा, ट्री का रहेगा कि ट्री नॉन ह्यूमन है और नॉन ह्यूमन में ह्यूमन एट्रीब्यूट चाहे वहां पर उसके हाथ के ऊपर उठाने वाला है या फिर आपका रहने वाला है, ऐसे गुण उसके अंदर डाले गए हैं। अगली बात पे आए, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम। राइम स्कीम बड़ा ही एक नॉर्मल कैडर होता है, पहचानना बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वहां पर बोला जाता है। इस वाले पार्ट में वहां पर अपनी टर्मिनोलॉजी है वो 1 बाय 1 आप इसमें लेकर चलेंगे, गौर करना। इसमें जैसे राइम स्कीम निकालते हैं, पहली 6 लाइन की आपसे वहां पर राइम स्कीम पूछी गई है ना, तो पहली 6 लाइन की राइम स्कीम है, उसको आप चेक करें यहां पर किस तरीके से राइम स्कीम आप वहां पर निकालना चाहेंगे। गौर ये करिएगा कि अपने पास में वहां पर जैसे लाइंस आती हैं तो लाइंस में राइम स्कीम जब आप लेते हैं तो लास्ट का जो एंड राइम है वो आपको पकड़ना होता है। जैसे यहां आवाज सी की है तो मैं इसको एक लेटर देता हूं अल्फाबेटिकल, कौन सा, ए। इसकी आवाज किससे मिली, ट्री से मिली, तो इसको मैं क्या रख सकता हूं, ए। फिर मेरे पास में वर्ड क्या आया, प्रेस्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी। अब ये नई साउंड आ गई, ये साउंड किससे मिली, ब्रेस्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी। फिर मेरे पास में टर्म क्या है, डई, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सी। फिर मेरे पास टर्म क्या है, प्रेई, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, सी। तो अब आप गौर करो, मेरे पास पहली और दूसरी लाइन की आवाज सी और ट्री मिल रही है, फिर मेरे पास प्रेस्ट और ब्रेस्ट ये दोनों आवाजें मिल रही हैं, फिर मेरे पास में आपका डे और प्रे ये दोनों आवाजें मिल रही हैं। तो अगले ने शुरुआती 6 लाइन ही तो मुझसे पूछी हैं, तो इसका मेरे पास में राइम स्कीम क्या रहेगा, ए ए बी बी सी सी, ऐसा चलेगा। फिर अगर आप गौर करते हैं तो यहां ये साउंड है, ये अलग जाएगी, ये साउंड अलग जाएगी, लेकिन ये तो अपन तब निकाले ना जब अगला हमसे पूछना चाहता है। राइम स्कीम की खास बात क्या होती है बेटा जी, राइम स्कीम जब आप निकालते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि अपने पास में शुरुआती अक्षर है वो ए से, स्मॉल कैपिटल या फिर अपर केस लोअर केस, इससे कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। तो अपनी राइम स्कीम क्या बनी बताओ, आपका ए ए बी बी सी सी, इस तरीके से आपकी राइम स्कीम देखने को मिलेगी। ये रहा ए ए बी बी सी सी, शुरुआती 2 लाइन, ठीक है, उनका इजीली आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, फिर ये रहा, फिर आपका ये रहा, ये तीनों चीज वहां पर इसके साथ में अटैच्ड है, इसके साथ में वहां पर आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए ए पहली और दूसरी लाइन सेम है, फिर बी बी तीसरी और चौथी लाइन सेम है, फिर आपका सी सी पांचवी और छठी लाइन ये वहां पर आपकी क्या है, सेम है। एक इसमें चला जाएगा आपका वहां पर ए ए बी बी और सी सी में देखने को मिलेगा। अगली बात पे आओ, अगला क्वेश्चन वहां पर फिर से इससे ही जुड़ा हुआ रहेगा, गौर करना। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंसिडरिंग द होल पोएम, पूरी पोएम को जब आप देखते हैं तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द लास्ट 4 लाइंस ऑफ द पोएम, आपकी पोएम की लास्ट की जो आपकी 4 लाइंस हैं उनका राइम स्कीम क्या रहेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करना, ढंग से देखना। वहां पर अपने पास में अगले ने कहा कंसिडरिंग द होल पोएम, आधी अधूरी नहीं लेनी कविता, आपको कविता को पूरा वहां पर देखना है और पूरी कविता को देखते हुए एक साथ लेकर जो लास्ट में आए, कहीं केवल आप लास्ट की 4 लाइंस उठा लें और उसे शुरू किससे कर दें, ए से शुरू कर दें, वो नहीं करना है। शुरू से लेके एंड तक उसका राइम छांटिएगा और उसके बाद में लास्ट की 4 लाइन का राइम क्या निकला वो आपको वहां पर निकालना है। तो अपन ने 6 का तो निकाला हुआ है, 6 के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहां गौर करना, इसमें अपने पास में विया, ये क्या आ गया बताओ, देखें आपका अलग साउंड डी, फिर है ये क्या है आपका डी साउंड, ठीक है, मतलब अलग निकला। अब यहां पर आप लेंगे लैन, ये अलग साउंड है, क्या आ गया ई, फिर रेन अलग साउंड है, क्या आ गया ई। लेकिन ये जो मी है ना वो किससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है, तो वापस मेरे पास में अक्षर ए आ गया। फिर यहां पर देखो ट्री, ये वापस मेरे पास में किससे मिल रहा है आपका यहां से, तो फिर से क्या आ गया आपका ए आ गया। मुझे तो लास्ट की 4 लाइन पूछी है ना अगले ने, तो लास्ट की 4 लाइन मेरे पास में क्या बताओ, ई ई ए ए, क्या रहेगा ई ई ए ए, इस तरीके से यहां पर इसे पढ़ा जाएगा। अब देखिएगा अपने पास ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई बच्चा जल्दबाजी में करता है ना तो वहां पर शुरुआत वो ए से कर देगा, जबकि ऐसा नहीं लेना है। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, पूरी कविता को एक साथ लेते हुए आपको ये साउंड देखना है, चेक करना है। तो यहां पर अलग साउंड तो था नहीं तो एफ एफ आएगा नहीं, ई के बाद में डी डी वाला उसमें मेश नहीं हो रहा था, सी सी वाला मेश हो ही नहीं रहा है, ए से शुरू अपन उसे कर नहीं सकते, तो आंसर क्या है ई ई ए वाला है। अगली बात पे आए, हाउ डज द ट्री प्रे टू द गॉड,
जो आपका पेड़ है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? वो अपनी जो पत्तेदार जो आपकी भुजाएं मतलब उसकी ब्रांचेज है, शाखाएं, उसको क्या करता? हवा में ऊपर उठाता है और ऊपर उठाकर भगवान से प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना की चीज पूछी गई तो ये लाइन हमें पोइट्री में कहां मिलेगी? देखो, एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स, अपने पत्तेदार जो भुजाएं मतलब ब्रांचेस हैं उनको वो क्या करता है या करती है? ऊपर उठाता है या उठाती है। किस लिए? ताकि ईश्वर से क्या कर सके? प्रार्थना वहां पर कर सके। अब अपने ऑप्शन पे आइए कि ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है क्या? बाय लुकिंग एट द सन, सूर्य की तरफ देखते हुए? ना जी, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है। ठीक है। बाय लिविंग विथ रेन, बारिश के साथ में रहते हुए? नहीं होगा। बाय हैविंग नेस्ट इन इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं के अंदर वहां पर घोंसला बनवाते हुए? नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं यहां पर कहां की बात है? अपनी ब्रांचेज हैं उनको क्या करवाते हुए? लिफ्ट करवाते हुए। और ब्रांचेज का कंपैरिजन कैसे है? जैसे उसके क्या होते हैं? हाथ होते हैं, उनके साथ में वहां पर आपकी प्रार्थना करवाने की बात कही जाती है। अगली बात पे आ जाएं। Whom does the poet call a fool? कवि है, यहां पर किसको मूर्ख कहता है? यह चीज आपको चेक वहां पर करनी है कि कवि है वो किसको वहां पर मूर्ख बताता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। यहां जब कविता में आते हैं तो अगले ने क्या कहा? पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, कविताएं हैं मुझ जैसे मूर्ख के द्वारा लिखी जाती हैं। तो कौन? ये कवि अपने आप को मूर्ख कह रहा है, लेकिन कहता है केवल ईश्वर है जो ऐसे सुंदर और शानदार पेड़ वहां पर बना सकता है। तो मूर्ख कवि किसी और को नहीं कह रहा है बल्कि अपने आप को मूर्ख वहां पर बोल रहा है। तो क्या वो पेड़ को मूर्ख बोल रहा है? नहीं बोल रहा है बेटा। क्या वो वहां पर आपका गॉड को मूर्ख बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ठीक है। क्या वो कविताओं को मूर्ख बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। कवि लिखने वाले खुद को वहां पर क्या कर रहा है? मूर्ख बोल रहा है। कल वाले वीडियो में भी थोड़ा लेक्चर काफी लंबा हो गया था, बच्चे थोड़ा सा टाइसम फील करते हैं, तो मैंने इस पेपर के 2 टुकड़े कर दिए हैं। यहां तक जो अपना सवाल है वो अपन ने स्टार्ट किया, देख लीजिएगा बेटा। अपना जो पेपर है वो अपन ने कहां से स्टार्ट किया? क्वेश्चन नंबर 46 से चला। ठीक है, क्योंकि उस पेपर में इसी क्रम के ऊपर आपका वहां पर सवाल अंग्रेजी से चालू हुआ था। और उसके बाद में जहां तक अपन ने पेपर निकाला है वो कहां तक आ गया बताओ? देखिए आपका 67 तक आ गया। तो करीब करीब आपके पास में आपने हाफ डिस्टेंस तय कर ली है। 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो जाएगा। 45 है तो एक जगह अपन 22 कर लेंगे, एक जगह अपन 23 कर लेंगे, उससे इशू नहीं आएगा। तो उसका सेकंड पार्ट अगला मैं लेकर आऊंगा। उससे पहले आप ये जो 20-22 क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है, इनको ढंग से आप तैयार कीजिएगा वहां पर, ताकि समस्या आपको वहां पर ना आए। थोड़ा सा फास्ट जरूर हूं लेकिन इसका कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चल रहा हूं। और एक एक चीज इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि अगर डेली के आपको मान लीजिए 20 क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं तो 30 दिन का मतलब 600 होते हैं, 3 महीने का मतलब 1800 क्वेश्चंस होते हैं। और 1800 क्वेश्चंस आप मेरे साथ आधे पौन घंटे डेली जुड़कर निकालते हैं। उसके बाद में आपकी इस एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या बचने वाली है ही नहीं। ठीक है, जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सकते हैं उतना भला होगा बेटा। प्री के अंदर किसी का कोई कंपटीशन नहीं होता है। एक बच्चा एलिजिबल हो जाता है कि वो मेंस के लिए एक बेरोजगारी की एक स्तर को पार करते हुए आगे चलता है। ज्ञान को बांटने से बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है, इसकी मानसिकता तुम्हारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। अगले जो सवाल आएंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।